हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 11th क्लास का सिलेबस और उसमें हम सबसे पहले करेंगे चैप्टर 1 सेट्स। और इसमें मैं आपको बता दूं कि आई विल डू एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स। एलिमेंट्स ऑफ मैथमेटिक्स जो कि जीवन सन पब्लिकेशंस की बुक है, उसके क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे। तो जो बच्चे एनसीईआरटी ले रहे हैं या एनसीईआरटी जिन्होंने करनी है, उन्हें बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस बुक में एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज हर चैप्टर के एंड में अलग से दे भी रखी, तो हम उन क्वेश्चंस को भी साथ साथ डिस्कस करेंगे। और एलिमेंट्स में कुछ एक्स्ट्रा ही क्वेश्चंस होते हैं, तो जिन बच्चों को आगे मैथ्स में कैरियर बनाना है या कंपटीशन के लिए तैयारी करनी है और अच्छे से अंडरस्टैंड करना है, तो एलिमेंट्स इज़ द बेस्ट फॉर मैथ्स। ओके, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 सेट्स। देखिए, +1 का जो मैथ्स है वो बिल्कुल डिफरेंट है अपने 10th से। मैं ये कहूँगी एक बार आपको कि जो आप 10th में पढ़ के आए हैं उससे बिल्कुल डिफरेंट है, बट इजी भी बहुत है। ये थोड़ा आपको शुरू से अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी। तो जो सेट्स है हमारा, दिस इज़ अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक इन मैथमेटिक्स, क्योंकि आपका जो सेकंड चैप्टर है +1 का रिलेशन एंड फंक्शंस, फिर 12th क्लास में फिर रिलेशन एंड फंक्शंस आ जाता है। अपना जो प्रोबेबिलिटी है वो सारा सेट्स पर बेस्ड आता है हमारा। तो सेट इज़ द मेन टॉपिक। कोई भी टॉपिक +1 का ऐसा नहीं है जिसे हम कह दें कि हम इसे इग्नोर कर सकते हैं। ओके, तो ये थी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन भाई कि सेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो शुरू करते हैं कि क्या है सेट्स। सेट्स से पहले हम एक बात करते हैं सेट शब्द। भाई देखिए, सेट शब्द जो है वो बड़ा फैमिलियर सा शब्द है। हम अपने घर में बड़ा सुनते रहते हैं कि भाई ग्लास सेट, ग्लासेस का सेट है हमारे पास, ठीक है ना। और भाई बाउल सेट, बाउल्स का सेट है हमारे पास। और भाई हम कहें तो डिनर सेट, हाँ। और इस तरह से घर में हम बड़ा फैमिलियर सा था भाई सोफ़ा सेट। मीन्स सेट, सेट मीन्स एक चीज़ नहीं है, एक से ज़्यादा चीज़ है, ठीक है ना। सेट मीन्स कलेक्शन ऑफ मैनी थिंग्स, ठीक है। पहली बात तो ये है कि एक चीज़ नहीं है, एक से ज़्यादा जब कोई चीज़ हमारे पास होती है। पेन, अब अभी पेन ही देखिए, पेन का भी सेट होता है हमारा। भाई 6 पेन का सेट ले आए हम मार्केट से पढ़ने के लिए, ऐसा होता है ना। बच्चे 5-5 पेन्स का, 10-10 पेन्स का पूरा पैकेट सेट ही ले आते हैं पूरा। मीन्स कलेक्शन ऑफ मैनी थिंग्स कह लें या मैनी ऑब्जेक्ट्स कह लें। तो वो मोटे तौर पे मैं कहूँ, मोटे तौर पे, नॉट मैथमेटिकली, मोटे तौर पे हम कहें कि बहुत सारी चीज़ों को कलेक्ट कर दे तो वो सेट बन जाता है। बट एक बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी कि अब मैं जैसे यहाँ बाउल सेट लिख रही हूँ, मान लो 6 बाउल्स हैं हमारे पास, 12 बाउल्स हैं हमारे पास, और 12, देखिए 6 बाउल स्मॉल है हमारे पास, 6 स्मॉल बाउल्स हैं, ठीक है। एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल, 6 बिग बाउल्स हैं हमारे घर में। अब अगर हम इस सेट में से एक बाउल को इसमें मिक्स कर दें या बड़े बाउल्स में से एक छोटे में मिक्स कर दें, तो क्या वो जो सेट बनेगा वो प्रॉपर सेट बनेगा? क्या हम उसको अच्छा सेट कह सकते हैं? मम्मी एकदम ये कह देंगी आपकी कि अरे भाई ये क्या कर दिया तुमने, तो गड़बड़ कर दी, ठीक है ना भाई। चाहे बॉय है, चाहे गर्ल है, चाहे लड़का है, चाहे लड़की, मम्मी के काम में आप हेल्प कर रहे हैं और आप बर्तन जचा रहे हैं या आप मम्मी की हेल्प कर रहे हैं और आपने पैर ही उल्टा सीधा कर दिया, तो वो सेट ही बिगड़ जाएगा। आप इसको यहाँ पर और इसको यहाँ पर नहीं ले जा सकते, अंडरस्टैंड। तो इससे क्या क्लियर हो रहा है कि एक टाइप की चीज़ों का कलेक्शन होगा वो। अगर स्मॉल बाउल्स हैं तो स्मॉल्स का ही सेट लेंगे, बिग बाउल्स हैं तो बिग का ही सेट लेंगे, तो तभी वो सेट कहलाता है, अदरवाइज वो कलेक्शन ही कहलाएगा। अब कलेक्शन आपके पास बहुत होगा, बॉयज़ हैं उनके पास तरह तरह की शर्ट्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट शर्ट्स हैं, टी शर्ट्स हैं, आपके पास ट्राउज़र्स हैं, और भैया फुटवियर्स हैं आपके पास। ये चीज़ें कलेक्शन कहलाती हैं, ये सब चीज़ें कलेक्शन कहलाएंगी। आई हैव ए गुड कलेक्शन ऑफ फुटवियर्स, आई हैव ए गुड कलेक्शन ऑफ टी शर्ट्स, आप ऐसे कहेंगे, आप ये नहीं कहेंगे आई हैव ए सेट ऑफ टी शर्ट्स, क्लियर।
तो सेट क्या है ये देखना है। तो सबसे पहले तो हमने थोड़ा सा क्या समझा कि चीज़ों का कलेक्शन, वस्तुओं का, ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन, तरह तरह की नई नई चीज़ों का कलेक्शन, और ऐसा कलेक्शन जो ये बाउल के एग्जाम्पल से हमें क्लियर हो रहा है कि जिनमें एक जैसी चीज़ हो। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन लेके चलते हैं। सेट इज ए कलेक्शन, सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। ये एक एक शब्द का अपने आप में बड़ा डीप मीनिंग है। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ, देखिए ये जो शब्द अब मैं डाल रही हूँ ये आपकी बुक में कम ही मिलता है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन। कलेक्शन तो आ लिया, अब इकट्ठा करना है। ये वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड को मैं हिंदी में कहूँ तो सुपरिभाषित। हिंदी में बड़ा, देखिए हमारे बहुत बच्चे ऐसे हैं जो गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं हरियाणा में, और अपना +1 में ही उनके पास इंग्लिश मीडियम में मैथ्स आता है। तो ऐसे बच्चों को घबराने की, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपको यहाँ साथ साथ सब चीज़ें क्लियर करती चलूँगी। और इतनी इंग्लिश तो हम थोड़ी पढ़कर भी आते हैं 10th क्लास तक कि आपको कुछ ऐसा नहीं है कि समझ ही नहीं आ रहा होगा। तो आई विल ट्राई कि मैं हर चीज़ को आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट या डिफरेंट बोले तो अलग अलग। अब ऑब्जेक्ट्स में सारी चीज़ें आ जाती हैं, वस्तु में। ओके, तो सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, अलग अलग वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह सेट या समुच्चय कहलाता है। क्लियर? इसका मतलब क्या है भैया? वेल डिफाइंड का क्या मतलब है? वेल डिफाइंड, देखिए इंग्लिश बल्कि बहुत ईजी लैंग्वेज होती है जब आप इन्हें मैथ्स में यूज़ करते हैं। हिंदी में बड़े टिपिकल टर्म्स आ जाती है मैथ्स में ना। तो वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित, सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड का क्या मतलब? तो जिस चीज़ को हम क्लियर कॉन्सेप्ट हो हमारे माइंड में कि ये चीज़ को मैं बता रही हूँ तो भी वही है, आप बता रहे हो तो भी वही है। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मैं कहती हूँ कि वही सेट ऑफ बेस्ट 5 फिल्म स्टार्स बनाइए भाई, सेट ऑफ बेस्ट 5 फिल्म स्टार्स। अब आप बनाइए। अब क्या क्या बनाएंगे? मैं तो पता है क्या बनाऊंगी। सबसे पहले तो हमारा तो आ जाता है भाई श्रीदेवी, ठीक है ना। अब आप कहेंगे जी ये क्या नाम डाल दिया आपने पुराने ज़माने के। मैं ऋषि कपूर, और भाई हमने डाल दिया मान लो राज कपूर, और हमने डाल दिया अमिताभ बच्चन, और हमने डाल दिया माधुरी दीक्षित। ये मैंने बनाया। अब मैं किसी आज के बच्चे को बोलूँ कि भाई बेटा आप बनाइए 5 बेस्ट फिल्म स्टार्स का सेट, तो वो क्या बनाएंगे? कोई बनाएगा रणबीर कपूर, रणवीर सिंह, शाहरुख खान, और भाई नयों के तो मुझे नाम भी नहीं, आलिया भट्ट, और भाई आप कहिए तो दीपिका पादुकोण। तो मेरा सेट तो इनके सेट से बिल्कुल डिफर कर गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने कहा बेस्ट 5 फिल्म स्टार्स। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड हो ही नहीं सकता, क्योंकि बेस्ट की जो चॉइस है वो सबकी अलग अलग होती है। तो दिस इज नॉट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्लियर? तो ये सेट नहीं होगा। और वहीं पर मैं कहूँ कि मेक ए कलेक्शन, या सेट ही कह दे या मेक ए कलेक्शन ही कह दे, भाई चलो कलेक्शन भी हम इसको बोल देते हैं यहाँ कि कलेक्शन ऑफ बेस्ट 5 फिल्म स्टार्स। तो ये दोनों का अलग अलग है। तो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। अब यहाँ कोई थर्ड पर्सन आके कह सकता है कि नहीं शाहरुख खान अच्छा नहीं है, सलमान खान अच्छा, भी आमिर खान अच्छा, ये बातें भी आ सकती हैं। तो दिस इज नॉट वेल डिफाइंड। अब हम कहते हैं भाई कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। मैंने दे दिया क्लास के सभी बच्चों को। तो जिन बच्चों को क्लियर है कॉन्सेप्ट वो क्या लिखेंगे? 1 2 3 4 5। ये चीज़ बिल्कुल भी डिफर नहीं करेगी अगर हम इस कलेक्शन को 1 से बनवाएं, 10 से बनवाएं, 100 स्टूडेंट से बनवाएं, या 1000 लोगों से बनवाएं। 5 नेचुरल नंबर्स अगर किसी को मैथ्स आता है तो वो इन्हीं को लिखेगा कि दिस इज द कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अब हम पूछे कि भाई इसमें 6 आएगा, तो आप कहेंगे कि जी 6 इसमें नहीं आएगा क्योंकि हमने पहले 5 लिखने हैं। अब मैं कहूँ भाई इसमें -3 आएगा, तो -3 भी नहीं आएगा क्योंकि -3 इज नॉट ए नेचुरल नंबर। -3 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ओके, तो ये इसमें हमें बिल्कुल क्लियर
क्लियर है कि क्या क्या एलिमेंट्स, क्या क्या नंबर इसके अंदर आएंगे और क्या क्या नंबर इसके अंदर नहीं आएंगे। तो एक ऐसा कलेक्शन, एक ऐसा हम कहेंगे कि ग्रुप जिसमें आने वाले सभी ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल क्लियर हो आपको कि उनमें कितने एलिमेंट्स या क्या एलिमेंट्स डाले जा सकते हैं और कौन कौन से एलिमेंट्स नहीं डाले जा सकते। मैं आपको कह दूं कि ये देखिए एग्जाम्पल्स, शुरुआत समझनी बहुत ज़रूरी है। पर बेस क्लियर हो जाता है तो यू कैन डू इजीली। अगर बेस ही क्लियर नहीं होगा तो आपको समझ नहीं आएगा। अब मैं लिख दूं एनी 5 कैरेक्टर्स ऑफ रामायण। तो ये वैसे तो सभी का अलग अलग होगा, ये सभी का अलग अलग होगा। कैरेक्टर रामायण के आएंगे, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, दशरथ, ये आ गया। लेकिन अगर मैं ये लिखूं कि कलेक्शन ऑफ 4 सन्स ऑफ राजा दशरथ, तो ये सबका राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। अब मैं पूछूं भाई इसमें विभीषण आएगा? आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि वो दशरथ का बेटा नहीं है। इसमें रावण आएगा? नहीं आएगा। हनुमान आएगा? नहीं आएगा। तो हमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर है कि इस कलेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे और इस कलेक्शन में कौन से एलिमेंट्स नहीं आएंगे। तो जिस कलेक्शन को देखकर, मोटी भाषा में मैं आपको बताऊं कि जिस कलेक्शन को, पहली शर्त जो है कि को देखकर आपको बिल्कुल क्लियर हो कि इनमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स, कौन कौन सी चीज़ें आएंगी और कौन कौन सी नहीं आएंगी, वो होता है भाई वेल डिफाइंड। दूसरी बात कि उस कलेक्शन को लेकर कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई चेंज ना हो, पर्सन टू पर्सन वो वेरी नहीं करना चाहिए। कलेक्शन मस्ट नॉट वेरी, वेरी माने बदलना नहीं चाहिए पर्सन टू पर्सन। एक आदमी से दूसरे आदमी तक आप जाते हैं उस कलेक्शन को करने, तो वो चेंज नहीं होना चाहिए। तब हम कहते हैं कि दैट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये सारी चीज़ें सिर्फ एक इंट्रो हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन है आपको समझाने के लिए। तो मैं यहाँ एक बार फिर से लिख देती हूँ कि व्हाट इज ए सेट। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ये मैंने डिस्टिंक्ट ऊपर लिखा है, वो आता है ऑब्जेक्ट्स। डिस्टिंक्ट का मतलब एक ऑब्जेक्ट सेट में एक ही बार कंसिडर किया जाता है, नॉट मोर देन। ओके, अब हम कुछ यहाँ एग्जाम्पल्स लेते हैं सेट के, कलेक्शंस लेते हैं बल्कि सेट से। तो अब मैं लेती हूँ, देखो सबसे फेमिलियर, बहुत आसान, कलेक्शन ऑफ वोवल्स। तो क्या ये वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन? वोवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। ओके, तो क्या ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा? जिसने भी इंग्लिश पढ़ रखी है वो क्या बताएगा जी? ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5। क्या इसमें एफ आएगा? नहीं आएगा। क्या इसमें जेड आएगा? नहीं आएगा। क्या हम इसमें से ओ को हटा सकते हैं? नहीं हटा सकते। तो ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर। ओके, देन कम टू द सेकेंड वन, द कलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। अब ये कलेक्शन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, हमें याद नहीं है वो एक दूसरी बात हो जाती है। लेकिन अगर हम गूगल से सर्च करें या किसी से पूछें या जो भी प्रेसिडेंट्स रहे हम केवल उन्हीं की लिस्ट बना सकते हैं उनके। अब हम कहें कि नरेंद्र मोदी को इस लिस्ट में डाल दें, तो क्या हम डाल सकते हैं? भाई नहीं डाल सकते। क्लियर? इसमें लिस्ट में हम केवल प्रेसिडेंट्स को डाल सकते हैं। तो ये भी एक वेल डिफाइंड शब्द को समझना बहुत ही जरूरी है। दिस इज वेल डिफाइंड, दिस इज वेल डिफाइंड। और अब तीसरी चीज मैं लाऊं कि कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया। तो देखिए ये भी सब हमारी काउंट होती हैं। कंट्री के अंदर हमारी रिवर्स है, हमारे फॉरेस्ट हैं, हमारे कितने सिटी हैं, कितने विलेजेस हैं, एवरीथिंग इज नोटेड, सब चीज़ें काउंट होती हैं। तो रिवर ऑफ इंडिया हम इजीली हम बता सकते हैं। तो सबका एक ही चॉइस होगी। ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमने बताए हैं कि कलेक्शन के जो कि सेट बनते हैं। तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि व्हाट इज़ अ सेट। सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स
और जो ऑब्जेक्ट्स उसके अंदर आते हैं वो उसके एलिमेंट्स कहलाते हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, राइट अ कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 2। मल्टीपल्स होता है भाई गुणांक, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं बता दूं, गुणांक जो 2 से मल्टीप्लाई हो। तो 2 से मल्टीप्लाई होने वाले पहले 5 नंबर हमने लिखने हैं, तो ऑब्वियसली क्या बनेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8 और भाई 2 5 जा 10। क्लियर? तो ये कलेक्शन यूनिक रहेगा। मैं जिस भी बच्चे से पूछूंगी भाई 2 का टेबल 5 तक सुनाओ तो वो यहीं तक सुनाएगा। तो ये तो है कलेक्शन जो कि सेट बनता है। अब इसके अंदर जो ये सब आ रहे हैं, ये सब इस सेट के क्या कहलाते हैं, एलिमेंट्स कहलाते हैं। भाई 2, पहले सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि सेट को लिखते कैसे। अब मेन बात है सेट को कैसे लिखना है, कैसे रिप्रेजेंट करना है, और उसके एलिमेंट्स वगैरह और जो इससे रिलेटेड जो बेसिक डिटेल्स हैं, अभी हम पहले उनको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं ये जो अंदर आ रहा है ये एलिमेंट्स हम एक बार मोटे तौर पर बता दूं। जैसे फैमिली है आपकी, यू बिलोंग टू अ फैमिली, और आप उस फैमिली के क्या हैं भाई, मेंबर है। क्लियर? यू आर द मेंबर ऑफ योर फैमिली ना भाई, कई मेंबर से मिलकर फैमिली बनती है, तो ये कई एलिमेंट्स से मिलकर सेट बनता है। 2 इज एन एलिमेंट ये कह ले या मेंबर कह ले ऑफ सेट। ओके, ये सभी बातें भी मैं आपको आगे और भी क्लियर करती हूँ। तो सबसे पहले नोटेशन ऑफ ए सेट। नोटेशन माने उसको लिखा कैसे जाता है। भाई हर चीज को लिखने का एक तरीका फिक्स कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि ये सेट केवल आप यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में मैथ पढ़ा जाता है। तो अगर हम मानक जो कहते हैं कि इकाई, स्टैंडर्ड यूनिट्स जो है, आप देखिए जब आप साइंस वगैरह पढ़ते हैं तो वेट की, लेंथ की, सब चीज़ों की स्टैंडर्ड यूनिट फिक्स है। नहीं फिक्स होगी तो एक हौच पौच हो जाता है पूरे वर्ल्ड में कि कोई कहेगा कि इतनी सी डिस्टेंस को हम 1 मीटर कह रहे हैं, कोई कहेगा इतनी को 1 मीटर कह रहे हैं। तो नोटेशन देना और फिक्स नोटेशन देना इज मैंडेटरी, बहुत कंपल्सरी है। तो हमने यहाँ पर फिक्स नोटेशन दे दी भाई। ठीक है, तो क्या है नोटेशन, सेट को कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले तो सेट को हम नेम ऑफ सेट हमेशा क्या लिखा जाता है, कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर्स माने इंग्लिश वर्णमाला के बड़े अक्षरों से, यानी सेट का नाम ए रखेंगे, बी रखेंगे, सी रखेंगे, डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी और एक्स वाई जेड, ये सब तो हम सेट का नाम रखेंगे। और जो एलिमेंट है सेट का वो हमेशा छोटे, एलिमेंट ऑफ अ सेट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय स्मॉल लेटर। ओके, ये आप पीछे देखिए कि मैंने जो अपना ये किया है वोवल लिखे हैं, मैंने ये कैपिटल लेटर में नहीं लिखे हैं, मैंने इनको कैपिटल ए ई आई ओ यू नहीं लिखा है, मैंने इनको स्मॉल लेटर्स में लिखा है। क्लियर? तो मैंने इनको स्मॉल लेटर में लिखा है। तो ये नोटेशन फिक्स कर दी गई है भाई कि सेट के नाम को हमेशा बड़े लेटर में लिखना है और सेट के एलिमेंट्स को हमेशा स्मॉल लेटर में लिखना है। क्योंकि अगर ऐसा फिक्स नहीं करेंगे तो कोई बच्चा इसको नेम को स्मॉल में दिखा रहा है, कोई एलिमेंट्स को स्मॉल में दिखा रहा है, कोई एलिमेंट्स को बड़े में दिखा रहा है, तो उससे फिर कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है, क्लैरिटी नहीं रहती है। ओके, तो हम एक एग्जाम्पल लेके, और तीसरी बात कि सेट को हमेशा इस तरह से करली ब्रैकेट लगाकर उसके अंदर एलिमेंट्स को लिखा जाता है। तो मैं अब आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, उसको रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ और उसको लिख कर दिखाती हूँ। ओके, तो राइट अ सेट ऑफ फर्स्ट 5 ओड नेचुरल नंबर्स। ये सारी टर्म्स आपको लर्न होनी चाहिए। फर्स्ट 5 ओड नेचुरल नंबर्स, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत नहीं होगी। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए पहली 5 विषम प्राकृत संख्याओं का सेट लिखिए। ये हमने एक एग्जाम्पल लिखी है। तो सबसे पहले तो उस सेट को नाम देना बहुत जरूरी है। भाई आपका भी नाम है तो सेट का भी नाम होना बहुत जरूरी है। भाई नाम के बिना काम नहीं चलेगा। तो हमने मान लिया लेट ए इज द सेट और फर्स्ट 5 ओड नेचुरल नंबर्स, तो उसको ए नाम देंगे, करली ब्रैकेट लगाएंगे और जो पहले 5 ओड नेचुरल नंबर्स हैं उन्हें यहाँ 1 3 5 7 9 उन्हें ऐसे हम कोमा लगा लगा कर
लिख देंगे। तो ये सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। कोमास का मतलब भाई कोमा नहीं लगाएंगे तो ये 13,579 13,579 हो जाएगा। क्लियर? एंड इट विल रिप्रेजेंट ओनली अ सिंगल नंबर। तो आपको ये सेपरेट करना है। आपने करली ना तो आपने स्मॉल ब्रैकेट लगानी है ना ही आपने बिग ब्रैकेट लगानी है। यू विल यूज ओनली करली ब्रैकेट, इस तरह की ब्रैकेट आपने लगानी है। और ABCXYZ कैपिटल में इन्हें नाम देना है। तो ये एक तरह से सेट हो गया, ये इसके मेंबर हो गए। जैसे ये फैमिली है, ये आपकी फैमिली है, आप हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, दादा हैं, भैया हैं, तो आप सब मेंबर हैं। ओ फला फैमिली कह दे, हम नाम दे दे फैमिली को, भाई कौशिक फैमिली, बंसल फैमिली, कंसल फैमिली, तो नाम दे दिया। तो ही इज़ द मेंबर ऑफ गुप्ताज, ही इज़ द मेंबर ऑफ भाई बच्चन एंड सो, इस तरह से नाम दे दिया जाता है ना। तो यहाँ भी तो अब इस चीज़ को एक तो ये समझे कि ऐसे नाम देना है, करली ब्रैकेट लगानी है और फिर क्या लिखना है, 1 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। क्लियर? 1 ए का एलिमेंट है, 3 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, 5 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, 7 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, ओके, एंड भाई 9 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। ये तो बात हमने डिटेल में ली, बट मैथ में इतना डिटेल की जरूरत नहीं होती। हम सिंबल्स में काम करते हैं, हम सिंबल्स में लेके चलते हैं। तो इसी चीज़ को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि 1 बिलोंग्स टू ए। ये नोटेशन, ये सिंबल है, ये साइन है, बिलोंग्स टू। इसका मतलब, इस साइन का मतलब क्या होता है, बिलोंग्स टू, यानी इससे जुड़ा हुआ, संबंधित है, इसका एलिमेंट है। 1 ए का एलिमेंट। अब मैं कहूँ कि 8 ए का एलिमेंट है, क्या 8 इस सेट में आ रहा है? नहीं आ रहा। तो हम लिखेंगे 8 डज नॉट बिलोंग्स टू। ये सिंबल हो जाता है डज नॉट बिलोंग टू। बिलोंग्स नहीं आएगा अब यहाँ पर, डज नॉट बिलोंग। क्लियर? तो सबसे पहले तो आपने क्या देखा कि सेट इज़ अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। सेट की नेमिंग हमने कैपिटल ABCD से करनी है। एलिमेंट्स को भैया स्मॉल लेटर में दिखाना है। करली ब्रैकेट लगाकर, कोमास लगाकर हमने सेट के सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। जो सेट के अंदर आते हैं वो उनके एलिमेंट्स ही कहलाते हैं। हमें आदत तो हम बार एलिमेंट्स ही बोलते हैं, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि एलिमेंट बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं। एलिमेंट्स मीन्स इसके जो पार्ट्स हैं सेट के, जो मेंबर्स, वो मेंबर्स। क्लियर? तो कुछ मैं आपको स्टैंडर्ड सेट बता देती हूँ जो कि नोटेशन जिनकी फिक्स चलती है और हम छोटी क्लासेस में पढ़ते भी हैं। तो सबसे पहले तो मैं एन इज़ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्लियर? सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, उसे हमेशा एन कहते हैं। अगर उसे मैं लिखूं तो ये ऐसे 4 5 6 7 एंडलेस है तो डैश 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 लग जाएगा। देन जेड, सेट ऑफ इंटीजर्स। कई जगह पर इंटीजर्स को आई भी यूज कर लेते हैं, बट जनरली जेड की ही नोटेशन चलती है। तो सारे तो नेगेटिव, नेचुरल नंबर्स का नेगेटिव, -3 -2 -1/0 1 2 3 4 5 एंडलेस, दोनों तरफ मैंने डैशेस लगा दिए हैं। इसका मतलब ये खत्म नहीं होंगे। क्लियर? देन क्यू इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स को ऐसे ना अलग अलग करके लिखना पॉसिबल नहीं है, तो उन्हें कैसे मेंशन करेंगे ये मैं भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। इसी तरह से भाई आर आ जाता है। आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। रियल नंबर्स को भी हम सेपरेट करके नहीं लिख सकते। ओके, रियल नंबर्स को भी हम सेपरेट करके नहीं लिख सकते। और जेड प्लस माने सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ओनली पॉजिटिव इंटीजर्स, ना इसमें जीरो आता है ना नेगेटिव इंटीजर्स आते हैं। जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। तो अभी मैं और भी बताऊंगी इनको आपको। तो ये तो ऑब्वियसली क्या है कि नेचुरल नंबर ही हो जाता है। अगर क्यू प्लस आ जाता है तो भाई ये हो जाएगा सेट ऑफ पॉजिटिव। देखिए ये पॉजिटिव प्लस का निशान लगा के VE, पॉजिटिव रैशनल्स। ठीक है भाई? और R प्लस का मतलब है सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स।
और सी का जो कॉन्सेप्ट है वो अब आपका +1 में आएगा, दैट इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो ये थी छोटी सी इंट्रोडक्शन स्टूडेंट सेट्स की। इस वीडियो में इतना ही, बाकी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई बात आपको क्लियर नहीं हो रही है, तो प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स और मैं डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।